क्यों रचती है हमें किताब एनबीटी से आ गई है, कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा लेखक सार्थक हो गया। किसी भी लेखक के जीवन का उसके लेखन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस सवाल को अगर मैं यूँ ले रहा हूँ कि एक लेखक का जो व्यक्तिगत जीवन है, क्या उसका उसके लेखन पर या उसके साहित्य पर प्रभाव आता है? यही तो बात पूछना चाहते हैं जी। देखिए, व्यक्तिगत जीवन और लेखन डिबेट के विषय हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ती है, वो ये कि आप अनुभव अर्जित करते हैं अपने जीवन से और उसी को आप कहीं ना कहीं अपने सृजन में आकार देते हैं। तो जैसा जीवन आप जीते हैं वैसे ही अनुभव आपके पास होते हैं, और वैसे अनुभव आपके पास होते हैं तो उन अनुभवों से आप बचकर गुजर नहीं सकते। वो आपके सृजन में जगह बना ही लेंगे। लेकिन लिखने के लिए ऐसा कहते हैं कि रातें काली करनी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है तो आप क्यों चले आए साहित्य में? देखिए, न तो लिखने के लिए खून जलाना पड़ता है, न रातें काली करनी पड़ती हैं। कोई भी क्रिएशन है वो दुखदायी तो होता ही नहीं है, चाहे वो लेखन है, चाहे वो अभिनय है, चाहे वो गायन है, चाहे वो चित्रकारी है। उसका अपना एक प्लेजर है और प्लेजर के लिए आप करते हैं, प्लेजर ही आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सृजनात्मक आनंद कह सकते हैं इसे। हाँ, सृजनात्मक आनंद है, क्रिएटिव प्लेजर। तो आपने शुरुआत में तो कविताएं लिखी, और कविताओं के बारे में क्या राय है आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि जो साहित्यकार हैं वो शुरुआत शायद कविता से ही करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कविता लिखना आसान है। कितनी किताबें प्रकाशित है कविता की तो मेरी 2 किताबें हैं और ये मेरी प्रारंभिक पुस्तकों में से हैं। गद्य की पहली कौन सी किताब आई आपकी? गद्य की पहली पुस्तक मेरी ये कह लीजिए कि गैर साहित्यिक पुस्तकें थी। अच्छा। उनका वो साहित्यिक पुस्तकें नहीं हैं, और 3 पुस्तकें आई थी और वो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बुक्स थी। तो साहित्यिक रूप से अगर मेरी पहली कृति की बात करें आप, तो कथा शुरू होती है आई थी, जो कविता संग्रह था। आप शिक्षक भी रहे, आपने किशोरों पर उपन्यास लिखे हैं, बच्चों पर नहीं लिखे? मुझे नहीं लगता कि मैंने किशोरों पर के लिए उपन्यास लिखे हैं, चाहे वो प्रिय ओलिव है, चाहे किताब है, चाहे वो स्कूल बैंड है, चाहे वो एक टॉपर की डायरी है, चाहे वो बर्फ है। आप ये कह सकते हैं कि इनकी आयु, इनका जो जॉनर है वो 14 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। किताब बिल्कुल है, यही पूछ रहा था। किताब जो बच्चे इसे नहीं पढ़ सकते, बड़े पढ़ सकते। हाँ, किताब जो है वो अभिभावक भी पढ़ सकता है, टीचर भी पढ़ सकता है, स्टूडेंट भी पढ़ सकता है। हाँ, सबके लिए पढ़नी है। तो एज सच किसी ऐसी क्लास के लिए मैं नहीं लिखता, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, मेरी एक टारगेट ऑडियंस होती है और वो ऑडियंस मैं ध्यान में रखता हूँ। अच्छा। है ना? जब भी मैं कोई राइटिंग करता हूँ, जैसे प्रिय ओलिव जब मैं लिख रहा था तो मेरे सामने पशु प्रेमी थे। अच्छा। प्रिय ओलिव पे तो आपको मीरा पुरस्कार भी मिला है राजस्थान साहित्य अकादमी का, लेकिन इस पर विवाद भी हुआ कि ये कौन सी विधा की किताब है। इसको लेकर आपस में लोगों में बहस हुई, पाठकों में। आपने जब इसे लिखा तो आपने कोई विधा का चयन किया या सिर्फ आपने लिखना शुरू कर दिया, बाद में फिर वो जो बना? प्रिय ओलिव का जो लेखन है वो मेरे लिए बड़ा
चुनौती वाला रहा, क्योंकि ये फिक्शन और नॉन फिक्शन का एक यहाँ पर जुड़ाव मुझे दिखाई देता है। और मैंने नहीं सोचा था कि इस प्रकार से आगे चलकर इस कृति को कोई पुरस्कार भी मिलेगा। मैंने कहा कि मैंने तो, मेरी ऑडियंस थी पशु प्रेमी, उनके लिए मैंने वो पुस्तक लिखी थी। लेकिन जब मैं सारा लिख चुका था और जब वो पुस्तक आई, तब मैंने देखा कि उसकी कई लेयर्स हैं और मेरी जो कृतियां हैं उनमें लेयर्स दिखाई देती हैं, बशर्त आप उसको उतनी गंभीरता के साथ लें। अगर आप सरसरी नज़र से उसको से गुजर जाएंगे तो शायद आप उन लेयर्स को नहीं पकड़ पाएंगे। प्रिय ओलिव का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है, किसने किया है ये अनुवाद? ये अनुवाद तो कोई अनुवादक हैं दिल्ली के, कोई श्रीवास्तव है, उन्होंने किया है। और मज़ेदार चीज़ ये है कि प्रिय ओलिव को हिंदी जगत से ज़्यादा अंग्रेजी के पाठकों ने पढ़ा है, और जितना रिस्पॉन्स मुझे अंग्रेजी से मिला है उतना हिंदी से नहीं मिला। हिंदी से निश्चित ही पुरस्कार मिला, और उसको लेकर जो बातें हुई उनका तो अब क्या करें, क्योंकि यहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद हो सकता है। जहाँ तक प्रिय ओलिव का है, और मेरी तरफ से अगर मैं लेखक के रूप में कोई दलील दूं या कुछ कहूँ, तो इतना कहना चाहता हूँ कि प्रिय ओलिव एक दिशा परक कृति है। राजस्थान साहित्य अकेडमी का जो मीरा पुरस्कार है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है गद्य, पद्य और दिशा परक साहित्य। जी, तो आप कविता को या नाटक को या इसको या उसको, तो आप मान लेंगे कि ये तो पुरस्कार के लायक है ना। लेकिन आप उस कृति के बारे में कहेंगे कि नहीं ये क्या है, तो क्या है भाई, आप बताओ ना ये क्या है। आप लेखक ने अपनी तरफ से कृति लिख दी, पुरस्कार मांगने में गया नहीं, निर्णायक समिति ने जो फैसला किया होगा पुरस्कार मिल गया, है ना। तो कोई ना कोई बात तो निर्णायक समिति के सामने रही होगी जिसको आधार मानकर उन्होंने कृति को पुरस्कृत किया, है ना। बात क्या रही होगी जो मैं सोचता हूँ वो ये थी कि इस प्रकार की कृतियां हिंदी साहित्य में है ही नहीं। आधुनिक काल में विधाओं को तोड़-फोड़ करके उनमें नई विधाएं इजाद हुई है, इनको किस तरह से देखते हैं आप? इसको यूँ देखो आप कि जैसे मेरी कृतियां ही हैं, उसमें आपको एक नए उपन्यास का फ्रेम झलकेगा जी, है ना। जैसे प्रिय ओलिव को ही ले लीजिए। प्रिय ओलिव को जब आप पढ़ेंगे तो उसका जो रसास्वादन आपका है वो उपन्यास का है। मैंने उसको डायरी शैली में लिखा है ना। उसमें संस्मरण भी है, उसमें डायरी भी है, उसमें एक कथा भी चल रही है, जो कि ये सब मिलाकर उसको एक उपन्यास का रूप देती है। एक ऐसा उपन्यास जो पारंपरिक उपन्यासों से अलग है। नई कविता, नई कहानी सुना है, नया उपन्यास आज ही सुना है क्या? और भी आपके साथी लेखक लिख रहे हैं इस तरह? नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन हाँ लिख ही रहे होंगे, क्योंकि जब इस प्रकार का चीज़ें होती हैं, नए फ्रेम आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, तो डेफिनेटटि होंगे और भी लोग जो मेरी जानकारी में नहीं है। पर मैं ये कहता हूँ, चाहे वो किताब है, अब किताब को आप कह दें कि ये आपकी आत्मकथा है, तो भाई ये मेरी आत्मकथा तो नहीं है ना। कोई कहे ये आपका संस्मरण है, मेरा संस्मरण तो नहीं है सारा ये। असल में वो भी एक उपन्यास है। इनको आप ज़्यादा कहेंगे तो नया उपन्यास मत कह लीजिए, अगर आपकी शब्दावली में कहूँ तो मैं लघु उपन्यास कह लीजिए जी। तो लघु उपन्यास में भी तो नए ट्रीटमेंट हैं। एक उपन्यास आया है आपका नया, इसका टाइटल बड़ा सुंदर है, स्त्री गंध। तो स्त्री पुरुष संबंधों पर पहले भी उपन्यास हिंदी साहित्य में खूब आए हैं, इसमें क्या अलग है? स्त्री पुरुष के संबंध जो हैं उनकी
हर समय में अलग अलग कोण से व्याख्याएं होती हैं, बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं। जहाँ तक स्त्री गंध का सवाल है तो इसमें मैं स्त्री पुरुष के उस संबंध की बात नहीं कर रहा जिसकी बात हम करते रहे हैं जी। मैं इसको जोड़ता हूँ शिव पुराण के उस वृतांत से जहाँ अर्धनारीश्वर की परिकल्पना आती है। और ये जो अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट है, इसमें स्त्री पुरुष के एक होने की बात है जी, है ना। हम उनको चाहे पुरुष ये कहें, ये पुरुष है, ये स्त्री है, असल में उनका जो सार्थकता है उनकी, वो उनके एकत्व में है। और यही अर्धनारीश्वर है ना, आधा स्त्री आधा पुरुष। क्या अब तक के लेखन से संतुष्ट हैं आप? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अच्छा, आगामी योजनाओं के बारे में बताइए, लेखन से जुड़ी हुई जो योजनाएं आप। रिटायरमेंट के बाद में मैंने कोई भी असाइनमेंट लेने से इनकार कर दिया था और तय किया कि अब मैं लिखूंगा, क्योंकि मैं मेरे लेखक के साथ न्याय नहीं कर पाया जी। और 9वीं 10वीं क्लास के जिस बच्चे ने उस समय 10-12 उपन्यास लिखे थे, उसको बहुत कुछ लिखना था, लेकिन वो सांसारिक जो क्रियाकलाप हैं या जिम्मेदारियां हैं या और चीज़ें हैं, उसके कारण वो अपने लेखक के साथ जस्टिस नहीं कर पाया। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना पूरा ध्यान मेरी राइटिंग पर केंद्रित किया और मैं बहुत खुश हूँ कि उसके बाद ही प्रिय ओलिव को मेरा पुरस्कार मिला, उसके बाद ही किताब आई, उसके बाद ही मैंने स्कूल बैंड लिखा, एक टॉपर की डायरी लिखी और मेरा सबसे पहला जो उपन्यास आया था एक बच्चे की हथेली पर, जब मैंने उसको वापस से देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इसको इस ढंग से नहीं, इसको इस ढंग से आना चाहिए। तो मैंने उसको रीराइट किया और रीराइट करके अब वो तैयार है बर्फ के नाम से। शुभकामनाएं आपको इसके लिए। आपने प्रिय ओलिव के बारे में बताया कि आपने पशु प्रेमियों के लिए ये लिखा है। इसी तरह से आजकल तो वीगन जो शब्द है, इसका बड़ा हल्ला मचा हुआ है। तो अलग अलग तरह के विमर्श चल रहे हैं, पर्यावरण विमर्श चल रहा है, स्त्री विमर्श पहले से ही है, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श। आप विमर्शों को किस तरह से देखते हैं? विजय जी, ये जो विमर्श है ये लेखकों के लिए नहीं है, ये शैक्षिक जगत की घटनाएं, बातें हैं जी। और समीक्षक, आलोचक, शिक्षक वो इन खांचों में बांटकर रचनाओं को देखते हैं, समझने की, समझाने की कोशिश करते हैं। लेखक को इन खांचों में फिट होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे बहस तो बढ़ती है। बहस बढ़े ना, और उस विषय पर बात होती है। मैं तो कहा तो बात हो, स्थान मिलता है। बात तो नहीं बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए वो आप उसका एक सैद्धांतिक आपने अमली जामा उस चीज़ को पहना रहे हैं और आपको उसको कहीं फिक्स कर रहे हैं, तो कहीं पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रहा है, तो स्टडी का भी एक पार्ट बनता है। इसके अंदर कुछ किताबें आ भी जाती हैं, कुछ निकल भी जाती हैं, तो ये चीज़ चलता रहता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि एक जो क्रिएटिव राइटर है उसको इसमें पढ़ना चाहिए। कम से कम मैं खुद इनसे परहेज करता हूँ। एक किताब और आई है आपकी, स्कूल बैंड, इसका क्या कथानक है इसमें? बहुत एक संक्षेप में कहूँ तो बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी बहुत पुराना स्कूल है और उसका एक बैंड है। सन 1951 में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पिलानी में वहाँ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका विजिट करने के लिए गए थे और उनके वेलकम में बिरला बालिका विद्यापीठ के जो कैडेट्स हैं, एनसीसी कैडेट्स,
उन्होंने अपने बैंड का वादन किया था। अच्छा। और उससे प्रभावित होकर नेहरू जी ने जीडी बिरला को कहा कि ये बैंड गणतंत्र दिवस की परेड में होना चाहिए दिल्ली, है ना। ये बात मैं यही रोक देता हूँ। हाँ, पूरी ना बताए, पूरी बता देंगे तो फिर किताब नहीं पढ़ेगी। बात नहीं, इसलिए रोक रहा हूँ कि जब मैंने ये पढ़ा और जाना कि एक स्कूल का बैंड 70 साल से या 65 साल से दिल्ली के गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनता है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है जी। और इसलिए मेरा सारा ध्यान उस पर गया और उस पर मैंने उपन्यास लिखा, स्कूल बैंड। अच्छा, आप जब लिखते हैं उसके बाद में जब आप अपनी रचना को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें, आप उसका पैमाना क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें, किन किन पहलुओं पर उसे कसते हैं, कसौटी पर? असल में ऐसा मैं करता नहीं हूँ। मैं जब लिखता हूँ तो मेरे सामने एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप होता है जी। जैसे मैंने अभी स्कूल बैंड की चर्चा करी, तो मेरे सामने एक जो बच्चियों का बैंड है वो बैंड नहीं है, वो नारी अस्मिता और नारी शक्ति से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है। आजाद भारत में जो महिलाएं हैं उनकी नुमाइंदगी करता है, वो स्कूल की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। आजाद भारत में जो आगे बढ़ती हुई महिलाएं हैं वो उनकी नुमाइंदगी कर रहा है जी। तो मैं चीज़ों को कुछ इस प्रकार से देखता हूँ। होने को किसी के लिए तो स्कूल का बैंड है, लेकिन मेरे लिए वो स्कूल का बैंड नहीं है। मेरे लिए वो आज़ाद भारत में आगे बढ़ती हुई महिलाओं की नुमाइंदगी का एक प्रतीक है, बिंब है सारा ये। तो मेरा जब मैं लिखता हूँ तो क्लिक ही वहीं से होती है सारी चीज़ें मेरे, जब मुझे लगता है कि यार इसमें ये गहराई है और ये इसके आयाम है जी, तो फिर मैं उनको कहीं अपने कथानक में समेटने की कोशिश करता हूँ। जैसे किताब है ना, तो किताब की जो कथा है वो कथा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि एक बच्चे को एक किताब पढ़ने को मिलती है और उससे वो किताबों की दुनिया में चला जाता है। तो ये पुस्तक संस्कृति से जुड़ी हुई बात होगी जी, पुस्तकों को बढ़ावा देने की बात हो गई। इसमें दूसरी जो बात निकल के आती है वो ये कि पाठ्य पुस्तकें पढ़कर आप परीक्षा पास करते हैं जी, और डिग्री लेते हैं, और वहीं पर वो पाठ्य पुस्तकें आप ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन जो पाठ्येतर पुस्तकें हैं जो आप पढ़ते हैं वो आपको भीतर से गढ़ती हैं जी, और जीवन भर वो आपके साथ चलती हैं। ऐसी 5 प्रिय किताबें बताइए आप अपनी, जो सिलेबस के अलावा आपने पढ़ी और आपको पसंद आई। अल्केमिस्ट जी, सुंदर किताब है। तोतो चान, ए टेल ऑफ टू सिटीज जी, है ना। इधर हिंदी में अगर मैं कहूँ आपको तो नज़र पसार के देखता हूँ तो कोई मुझे प्रभावित करने वाली कृति है गोदान जी, और बहुत से जो रशियन नॉवेल्स हैं उनको मैंने बहुत पढ़ा है ना। उनके नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा जो युवावस्था थी उसमें वो मेरे लिए बाइबल की तरह थे। वाह। अच्छा, एक बहस चली थी पिछले सालों में कि जो दिल्ली में नहीं है वो बड़ा साहित्यकार नहीं हो सकता। अभी पिछले सालों में ये बहस चली कि जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो भी बड़ा साहित्यकार नहीं हो सकता। आप सोशल मीडिया पे नहीं है, क्या कारण है? ट्रोल की वजह से तो नहीं आना चाहते आप? कि नहीं, ये वजह नहीं है, वजह दूसरी है विजय जी। असल में ये नए माध्यम हैं और मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं, है ना, वो इनसे फ्रेंडली नहीं है जी, है ना। तो
इसकी जो सारी गणित और इसका जो सारा व्याकरण है, इससे मेरी पीढ़ी के लोग परिचित भी नहीं हैं और वो कहीं उसका इस्तेमाल करने की स्थिति में भी नहीं है ना। लेकिन उसका एक महत्व मेरे को समझ में आया, और वो ये आ रहा है कि प्रकाशक आपको छाप लेता है लेकिन आपको प्रमोट नहीं करता। तो लेखक क्या करे कि उसकी कृति प्रमोट हो? इसके लिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो एक अच्छा माध्यम है। अब वो ज़माना तो है नहीं कि प्रिंट मीडिया के अंदर कुछ समीक्षाएं छप गई, वो चीज़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। सही बात है, तो प्रिंट मीडिया को न तो उसकी रीच है, न उसमें उसको कोई पढ़ा जाता है। लेकिन एक बड़ी तादाद के अंदर सोशल मीडिया इफ़ेक्टिव है। तो मैं तो सभी लेखकों को ये कहूँगा कि उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए यदि वो अपनी पुस्तक को प्रमोट करना चाहते हैं तो। लेकिन सोशल मीडिया पर बड़े बड़े साहित्यकार जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, क्लासिक लिखा है, उनको भी ज़रा सी बात पे जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग की जाती है, क्या उन्हें देखकर मतलब उन्हें सुनकर आपको निराशा नहीं होती कि ये? देखिए, इसके घबराने की कोई बात ही नहीं है। आप तो इन फ्यूचर सोशल मीडिया पे आपका एक्टिव या आने का मन है? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी प्रकार से जो है ना कुछ मैं कर सकूँ। और वो जो ट्रोलिंग सारी जो चीज़ें होती हैं, जो टीका टिप्पणी होती हैं, उससे क्यों एक लेखक घबराता है? जो मैंने एक किताब लिखी, मेरा एक उपन्यास आया, मान लीजिए प्रिय ओली हुई है ना, कि कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ ने स्वीकार कर दिया। तो मैं क्यों मान के चलूँ कि 100% उसको लोग स्वीकार कर लें? मैं जो कर सकता था, मेरा जो अच्छा था, बेस्ट से बेस्ट था, वो मैंने कर दिया, है ना। उसके बाद मेरे को घबराने की जरूरत ही नहीं है। अब वो पाठक की प्रॉपर्टी है। हर पाठक अलग अलग तरह से उसका पाठक चाहे उसको सिराने रख के सोए, चाहे सीने पर रख के सोए, और चाहे तो वो डस्टबिन में डाल दे। ये बड़ी हिम्मत की बात है, नहीं तो राइटर जो है दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। नहीं, दुखी होने की बात ही क्या है इसके अंदर? भावुक होते हैं। भावुक नहीं, ये बात दूसरी भी है। बात ये है कि एक लेखक के लिए उसकी कृति उसकी औलाद की तरह होती है। इन दिनों क्या लिख रहे हैं? इन दिनों फाइनल ड्राफ्ट चल रहा है एक टॉपर की डायरी का। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? मेरे को एक चीज़ महसूस हुई कि इस समय जो कोचिंग माफिया है, कोचिंग जो जितनी भी है, वो एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं, और अभिभावकों की इस भावना को दूह रहे हैं कि हमारा बच्चा कोचिंग में चला जाएगा तो वो अफसर बन जाएगा, नौकरी ले लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेते भी होंगे, लेकिन 100 में से मुश्किल से 2-3 तो सफल होते हैं और 95 जो है वो असफल होते हैं। तो आप उन 5 को तो आगे चेहरा अखबार में छाप कर बात कर रहे हो, लेकिन उन 95 का क्या हुआ इसके बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति है जी। और इसलिए जब मैंने सारा, क्योंकि मैं तो जब लोक सेवा आयोग में रहा, मेंबर रहा, सारी चीज़ रही, चेयरमैन भी रहा, तो मैं ये देखता हूँ कि जो सेल्फ स्टडी है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। और गरीब बच्चों के लिए, अब जो वंचित बच्चे हैं, बेचारे अभावग्रस्त हैं, वो बड़ी मुश्किल से पैसा जुटा के कोचिंग्स को देते हैं। तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको ये सब तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने एफर्ट से, अपने स्वाध्याय से, अपने बलबूते के ऊपर वो सब गेन कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। बिल्कुल। क्या साहित्य की कोचिंग संभव है? नहीं, ज़रूरत नहीं है।
लिखने के लिए कोई उपन्यास लिखना चाहे, कोई कविता? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। इसकी कोई प्रयोगशाला तो है नहीं। अच्छा, युवा लेखकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? युवा लेखकों को 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि लेखन से आप वैसी अपेक्षाएं न रखें जो आप प्रशासनिक सेवा के एक प्रशासक के रूप में अर्जित कर सकते हैं या किसी उद्योग में अर्जित कर सकते हैं या किसी और, मतलब सीधा सा पैसे का है। अगर आप सोचते हैं कि आप लेखन के अंदर बहुत पैसा कमा लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। कमा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, और प्रोफेशनल होकर उसी प्रकार से आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, उतने डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा, और किया जा सकता है। क्या इंडिया को नोबेल पुरस्कार मिलेगा? एक रविंद्रनाथ टैगोर जी के बाद मिला ही नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या लगता है आप? अच्छा, आप नोबेल पुरस्कार की बात तो एक तरफ मैं अलग कर देता हूँ। ओलंपिक में भारत को कितने गोल्ड मेडल मिलते हैं? हाँ, ये भी सवाल है। तो बात ये है कि हमारे देश की जो संरचना है, उस संरचना में बड़ी घालमेल है। वहाँ शिक्षा के ऊपर युगों युगों से युगों तक प्रतिबंध रहा। तो आप युगों युगों तक तो अपने बड़े जन समुदाय को ये कहते रहे कि नहीं, पढ़ना नहीं है, और अब आप चाहो कि वो आपको श्रेष्ठ कृतियां दे दे जी, तो ये कैसे संभव है? कामायनी है। अब कामायनी को लें और गीतांजलि को लें, दोनों को जब कंपेयर करेंगे कविता की तराजू में, तो कामायनी कहीं ज्यादा वजनी होगी। बिल्कुल, है ना। और वजनी होने के बावजूद गीतांजलि नोबेल ग्रहण करती है, और कामायनी की कहीं चर्चा भी नहीं होती, या लहजे के पाठ्य पुस्तकों के अंदर चर्चा होकर रह जाती है उसकी। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी हुआ होगा, और हुआ होगा तो वो भी उसकी क्या गति हुई होगी, आई डोंट नो। तो ये क्या बात है? इसका मतलब ये है कि एक कृति के साथ, एक लेखन के साथ तंत्र भी होता है ना। और वो जो सपोर्टिव चीजें हैं उसके लिए, सृजन के लिए, वो सपोर्टिव चीजें सृजन को मिल जाती हैं तो वो चीजें आगे बढ़ जाती हैं जी, है ना। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, कोई ऐसी चीज या ऐसा काम जो आप कर नहीं पाए, जिसका मलाल हो आपको अभी तक कि मैं ये नहीं कर पाया? एक लेखक के रूप में जितना मुझे लिखना चाहिए था उतना अभी तक लिख नहीं पाया। अब तो आप लिखने के लिए पूरा माइंड सेट कर चुके हैं। वो है, लेकिन अब दूसरी सीमाएं आ जाती हैं। कहीं आपकी उम्र की सीमा आती है, कहीं सेहत की सीमा होती है, वो चीज़ें होती। तो जब मैंने कहा था कि मैं 9वीं 10वीं में था, तब मैंने 12 उपन्यास लिखे थे। जिस बच्चे ने 9वीं 10वीं में 12 उपन्यास लिखे थे, उसकी तो बहुत सी कृतियाँ अब तक होनी चाहिए थी। तो मलाल मुझे यही रहेगा कि मैंने मेरे लेखक के साथ न्याय नहीं किया। अब वो बच्चा साथ आ गया, 9वीं का बच्चा? हाँ, बिल्कुल साथ में। अच्छी बात है। आप स्वस्थ रहें, आप शाद रहें, आबाद रहें, आपको शुभकामनाएं।